हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अवश्य नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चे पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल सेशन ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर। आज का लेक्चर नंबर है 5। आज का लेक्चर नंबर है 5th। पांचवा लेक्चर आज स्टार्ट होने जा रहा है सॉल्यूशन चैप्टर का, जो कि क्लास 12 के लिए। ये चैप्टर एंडिंग की ओर चल रहा है। कल एक लेक्चर और चलेगा इसका। लेक्चर नंबर 6 में जो हम सीखेंगे राउल्ट्स लॉ, और एक इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो लिक्विड टू लिक्विड के लिए होता है, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। और राउल्ट्स लॉ के साथ हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर एंडेड हो जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर। देन आई विल स्टार्ट क्लास 9th चैप्टर मोशन। जितने भी बच्चे हैं क्लास 9th में वो रेडी रहेंगे बस आने वाले परसों 30 तारीख 31 तारीख में। बाकी आज कल सॉल्यूशन चैप्टर एंडेड होने वाला है। जो भी बच्चे लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3, 4 नहीं देखे होंगे वो चैप्टर आज मोल फ्रैक्शन नहीं समझ आने वाला है। ये तो पहली चीज बता दें, मोल फ्रैक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप 1 to all इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने लिखवाया था वही चीजें बच्चे समझ पाएंगे, अनदर बच्चे नहीं समझ पाएंगे। चलिए ज्यादा आपका समय न लेते हुए आज का कंसेप्ट बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को अगर पढ़ना है, चलिए जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे ध्यान सीधा फोकस करो। मोल फ्रैक्शन वही होता है जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं बेटा? काई के साथ डिनोट करते हैं। और किसके साथ करते हैं? चाई के साथ। किससे? या तो आप बोलिए काई या तो आप बोलिए क्या बेटा? चाई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेटा किससे? मोल से। किससे करते हैं बेटा? मोल से। किससे करते हैं बेटा? सॉरी, एक्स से। किससे करते हैं बेटा? एक्स से। समझ गए? जिसको आप एक्स को क्या बोलते हो? काई, या फिर क्या बोलते हो? चाई। इट इज क्लियर यहां तक? सेकंड चीज, मोल फ्रैक्शन डिफाइन करता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द प्रेजेंस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन इन वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ द सॉल्यूट पड़ा हुआ है वो डिफाइन करेगा कौन सा बेटा? आपका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन दो कंपैरिजन निकाले जाते हैं। मोल फ्रैक्शन एक सॉल्यूट के भी निकाला जाता है और एक सॉल्वेंट के लिए भी निकाला जाता है। सॉल्यूट के लिए अलग निकाला जाता है मोल फ्रैक्शन, और सॉल्वेंट के लिए बेटा अलग निकाला जाता है। जैसे एक एग्जांपल में बताओ तो जैसे लिखा है सॉल्यूट कुछ और दिया गया है, सॉल्वेंट कुछ और दिया गया है, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अलग निकाला जाता है, सॉल्वेंट का अलग। जिसका निकाला जाएगा वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कैसे निकाला जाएगा। जिसका निकाला जाएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड को हम किससे डिनोट करते थे? बी से। किससे डिनोट करते थे बेटा? बी से। सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते थे? ए से। सबको पता है? अगर जैसे मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले आपको नंबर ऑफ द मोल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? नंबर्स ऑफ द मोल्स इन आप प्रेजेंस ऑफ किसमें? जिसमें आपका रहेगा जो भी आपका सॉल्यूशन है। जैसे NaOH से लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, H2SO4 है ना, ये लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड का लिखा हुआ है, या फिर NaCl सोडियम क्लोराइड का। तो किसमें घुला हुआ है पदार्थ, पहले आप उसका मोल्स निकालोगे। मोल्स निकालने के बाद आप क्या करोगे? तब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे। मोल फ्रैक्शन जब आप मोल्स निकालोगे किसी चीज का, क्योंकि मोल सबको निकालना आता है। फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? जैसे हमें इसका निकालना है, जैसे हमें क्या निकालना है? सॉलिड का निकालना, तो आप यहाँ पे रखोगे, क्या रखोगे? चाई बी या फिर काई बी बराबर यहाँ पे NB, नंबर ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको पता है सर एंटी जो होता है ना, एंटी क्या होता है सर? सर Na प्लस क्या होता है बेटा? NB होता है। क्या होता है बेटा? Na प्लस क्या होता है? NB। ये नंबर ऑफ द मोल ऑफ द टोटल सॉल्यूशन है। इसको आप क्या बोलोगे? मोल्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। एन किसको डिफाइन करता है? मोल्स को। मैंने पहले बता दिया एन किसको डिफाइन करता है? मोल्स को। टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हैं? जिसमें सॉल्यूट भी होगा और क्या होगा बेटा? सॉल्वेंट भी होगा। तो क्या मैं यहाँ पे एंटी की जगह अगर Na और NB लिख दूंगा, कोई दिक्कत है? किसी डाउट होने से समझे रहना, ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, अब जैसे किसका मैंने निकाला बेटा? किसी भी सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का निकालना होगा तो मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, इसमें मत लेकर, ये फॉर्मूला ही है। अभी आप डिटेल पढ़ाएंगे ये चीज लिखेंगे। सॉल्यूट का निकालना, जिसका हम यहाँ पे जिस चीज का निकालना होगा मुझे वहीं पे इसको दिखाना पड़ेगा, काई के साथ दिखाना पड़ेगा। सॉल्वेंट का निकालना है तो आप लिखोगे नंबर ऑफ द मोल सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए? इसको अलग अलग निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए क्या होता है बेटा? अलग अलग निकाला जाता है। समझ गए? और डाउट यहाँ था किसी को, बच्चे को? ठीक है सर। उसके बाद पढ़ेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन सबको पता है क्या होता है? इवापोरेशन क्या होता है बताइए? हाँ, लिक्विड टू वेपर। जब लिक्विड अवस्था से क्या करेंगे, जब उसको बॉईल करेंगे तो जो वेपर बन करके जाती है, जो वेपर बनती है वो कौन क्या कहलाती है? इवापोरेट। जिसको आप इवापोरेट भी बोलते हो, इवापोरेशन जिसको बोलते हो। समझ गए बेटा? थर्ड चीज है आपका वेपर प्रेशर। वेपर मैंने आपको वही बताया, इवापोरेशन समझ में आ जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। समझ गए? और कोई डाउट है किसी को? समझ गए? चलिए लेक्चर नंबर 5 लेट अस स्टार्ट।
चलो सब लोग हेडिंग डालो बेटा, मोल फ्रैक्शन। चलो इससे पहले दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इससे पहले कल हमने नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन ही करवाए थे, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। करोगे कि पहले सीधा वही पढ़ोगे टॉपिक? चलो मोलालिटी पे ना, मोलालिटी और नॉर्मेलिटी पे पहले एक एक क्वेश्चन कर लेते, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करते। कल तो देर हो रही, लाइट नहीं थी, लेकिन आज तो है सब कुछ। चलो क्वेश्चन करते हैं हमारे पास नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को बेटा। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, a solution contain 10 gram of sulfuric acid जिसका आपको गिवन दिया गया बेटा H2SO4, dissolve in 200 gram of water, 200 gram of water, calculate its molality, चलिए क्वेश्चन फटाफट लोग सब करो जल्दी, फास्ट। हम ज्यादा समझ लेंगे, हम करवाना शुरू कर देंगे, तो आप जल्दी करिए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाती है, कंसेप्ट क्वेश्चन कम रहते हैं। फटाफट जल्दी करो। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आपके पास लिखा है। अब आपको कल मैंने फार्मूले जो लिखवाए थे उस पर कंसेप्ट ध्यान दीजिए। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, जल्दी अच्छा, इसमें बंद करने का भी ऑप्शन होता है क्या? हाँ, तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बाद में डायरेक्ट स्टार्ट हो, ऐसा लगे टीचर भूल गया था फिर कंसेप्ट स्टार्ट किया है। हो जाएगा। कहाँ से हुए, मेरे को नहीं बनने भी जाए। इधर से उधर से हाथ आएगा, उधर से इधर नहीं कर पाते, लॉन्ग वीडियो बन जाती है ना। चलो इधर 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 देखो, देख इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। A solution contains 10 gram of the sulfuric acid H2SO4. Dissolve in the 200 gram of the water. Calculate its molality. Molality आपको पता है किससे डिनोट की जाती है बेटा? स्मॉल m से। किससे? स्मॉल m से। क्लियर? अब आपको पता है जो मोलालिटी क्या होती है, अमाउंट। हाँ, मोलालिटी क्या होती है सर? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किसमें बेटा? केजी। जहाँ केजी रखते हो फिर ग्राम रखो, समझ गए ना? दोनों ग्राम में होने चाहिए। तो देखो इधर भी ग्राम है, इधर भी ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? अगर मैं डब्ल्यू भी लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। ग्राम में इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1000 कर सकते हैं, क्योंकि केजी में रहता है तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा बेटा? आपका क्या होना चाहिए? एमबी। क्या होना चाहिए? एमबी। क्या होता है एमबी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, है ना? जो डिसॉल्व, जिसमें जो डिसॉल्व हो रहा है जाहिर बात है सॉल्यूट होगा, मल्टीप्लाई क्या WA। क्या होगा बेटा? WA सॉल्वेंट। क्लियर? यही होता है। बाकी किसमें होगा बेटा? ये GM किसमें होगा बेटा? ग्राम में। क्लियर? अब रख दो सारे कुछ। WB दिया गया है 10 मल्टीप्लाई 1000, ऐसे ही कर लो, अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालो H2SO4 का, 2 + 16 × 32 प्लस ऑक्सीजन 8 दूनी 16 16 चौको 64, 4 2 6 2 8
6 3 9 98 आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे लगते 98 मल्टीप्लाई सॉल्वेंट क्या है 200 क्या बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। चलो 45 दूना क्या होता है 90। 45 गुना क्या होता है अरे रुके रुको 2 1 जा 2 2 5 जा 10 कट गया ना। अभी और भी छोटा हो सकता है 98 2 4 जा 8 2 9 जा 18 क्लियर और 2 5 जा 10 भाई 98 का आधा 49 और भी सॉल्व कर सकते क्यों इतना लॉन्ग ले गए। और 50 25 इधर देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 49 49 तो 25 अपॉन 49 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.51 समथिंग आएगा अप्रॉक्स। यही आपका क्या राइट बेटा आंसर है। समझ बेटा एनी डाउट। कौन है एंजल अच्छा बढ़िया जाओ एंजल जाओ मम्मा आई क्या नहीं मम्मा आई आ जाइए जी फर्स्ट क्लास इधर आ जाइए आप। नहीं आपके खास में या कोई ऐसे ही है 300 रुपए दे दीजिएगा 300 दे दीजिएगा। ऐसे तो स्टार्टिंग 500 होती है 500 स्टार्टिंग हर जगह होती है लेकिन 300 दे दीजिए। ये पढ़ रही है साथ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक चलो ना समझ में आया आंसर आगे कैसे आया पता चला 0.51 ठीक। अभी हम आपकी तरफ हो सकता आ ही रहे थे अभी चाचा से बात हुई प्रियांश वाला कोई बात हुई है ना लग रहा है तो मैं कहा अभी आते बताते उनको अभी हो सकता है आपके आए उधर ही उस साइड कोई बात हुई थी पता नहीं वही कह रहे कि असर आ जाएगा थोड़ा सा मेरा चलिए ठीक आते हुए समझाते हैं। अभी आएंगे आपकी तरफ तो सोचे इनको लेके आएंगे सतिया साथ में लेके आएंगे। कहाँ जा रहे तो आप जा ही रहे तो लेते ही जाइए कोई दिक्कत नहीं जा ही रहे कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क दिए ना सर इनको ठीक है जा सकते ठीक ना सर। चलो बड़ा 0.51 आंसर क्लियर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है सबको आ जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है चलो अगला क्वेश्चन क्या बड़ा अगला क्वेश्चन क्या है नॉर्मेलिटी पे करेंगे किसके ऊपर नॉर्मेलिटी के ऊपर करेंगे। चलो नॉर्मेलिटी के ऊपर करेंगे क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन में लिखे भूल गए है चलो कैलकुलेट द calculate the normality of a solution नोट करो बेटा आपकी सबका आंसर आना चाहिए गलत नहीं आना चाहिए of a solution containing 6 gram of Na2CO3 in 500 ml of solution in 500 ml of solution in 500 ml of the solution करो फटाफट करो हाँ बेटा इक्विवेलेंट सॉल्यूट बता रहा हूं मैं इक्विवेलेंट सॉल्यूट जो होता है इक्विवेलेंट सॉल्यूट ना मतलब ईवी रखेंगे सॉलिड निकालना आपको सॉलिड निकालने के लिए उनका क्या चाहिए क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं डिसॉल्व होते हैं किसमें सॉल्वेंट में तो सॉलिड आपको देखने से कौन लग रहा है Na2CO3 मतलब आपको इनका क्या पता होना चाहिए मोल पता होना चाहिए मास नंबर पता होना चाहिए क्लियर। इनका मास नंबर कर लोगे इक्विवेलेंट को 2 से डिवाइड कर देना इनका मास नंबर जो आएगा उसको 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे आपका क्या मिल जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। चलो बस 2 से डिवाइड कर देना समझ गए ना इक्विवेलेंट किसी का भी चीज पूछे तो समझ जाओ 2 से डिवाइड करना रहता है किससे मोल नंबर से उनके मास नंबर से क्या करते हैं बेटा आधा कर देंगे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आएगा। मॉलिक्यूलर मास बेटा मॉलिक्यूलर मास ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास निकलेंगे ना बच्चा वो निकालो और इक्विवेलेंट को हमेशा 2 से डिवाइड कर देते हैं हाफ कर देते हैं। हाँ हाँ बच्चा हाँ भैया हाँ
चलो करो फटाफट। चलो इधर नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी किससे डिनोट करते बेटा? एन से। एन बराबर क्या होता है बेटा? डब्ल्यू बी। क्या होता है? डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा? 100, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मिलीलीटर लिखा है ना? एमएल है, लीटर तो है नहीं। 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे क्या होता है? ईबी मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा? वीटी। क्या करेंगे बेटा? वीटी किसमें? एमएल में। किसमें बेटा? एमएल में। क्लियर? आपका फार्मूला बन गया। डब्ल्यू बी क्या है बेटा? आपको गिवन है 6000। ईबी आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया। ईबी तभी निकलेगा किसी भी चीज का निकालना हो, चाहे वो सॉलिड हो चाहे सॉल्वेंट हो। तो चुपचाप उसका क्या निकालो बेटा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या कर दोगे? तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल आएगा। समझ गए? हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर? चलो किसका दिया गया था बेटा? Na2CO3। Na 11 दूना 22 23 होता है, 23 दूना 46। कार्बन का एक ही है 6, मास नंबर 12। ऑक्सीजन एक है 8 दूनी 16, 23 48। इसको आप 8 2 10 6 6 कैरी है 4 5 4 9 1 10 106। अब 106 क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं अभी आया। आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड। कितना आएगा बेटा? 2 पंचे 2 53। कितना आएगा बेटा? 53। आप चुपचाप ला करके यहाँ पे 53 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? वीटी कितना दिया गया है? 500। 2 0 से 2 0 खत्म। 5 पंजा 5 5 2 10 6 दूनी 12 12 अपॉन 53 जब काटो पीटोगे तो क्या आएगा? 0.22 आंसर समथिंग आएगा। क्लियर? मेन आपका बेटा ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है ये आपको ध्यान देना है। मैं यहीं से अभी आपको एक क्वेश्चन घुमा सकता हूं, आप फंस जाओगे। कौन? जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर है। क्योंकि मैंने कल आपको 2-3 चीजें लिखवाई। क्या मैं क्या चेंज कर सकता हूं? अगर मैंने एक जगह बस लीटर लिख दिया, आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। एमएल को पहले क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको आना चाहिए बेटा। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? लीटर वाला लगाओगे तो यहाँ पे 1000 वाला क्या हो जाएगा बेटा? खत्म, है ना? यहाँ पे 1000 का काम खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा? लीटर आएगा। क्या लिख के आएगा बेटा? लीटर आएगा। समझ गए? 500 लीटर आ जाएगा। अभी आपका तो यहाँ पे लीटर आएगा तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको सारे फॉर्मूले आप आंसर आराम से ले आओगे। डाउट है कोई? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टुडेज टॉपिक। 5 बज गए। चलिए हेडिंग डालिए मोल फ्रैक्शन। हेडिंग डालिए बेटा मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाई काई या फिर चाई, जो आपको इच्छा हो लिख लीजिएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, लिखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। सब लोग मेरे साथ फटाफट लिखो, जल्दी हो जाएगा। कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज present in a solution is equal to the ratio of the number of moles of that component to the total number of the moles, to the total number of moles। नोट की इधर। चलो क्या बोला? फॉर्मूला खुद से बनाएंगे। चलिए इधर देखो क्या बोला? द मोल फ्रैक्शन
ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर, इधर सुनिए, एक सॉल्यूशन के अंदर कौन ऐसा जो कंपोनेंट पड़ा हो, कोई भी कंपोनेंट हो। अब कंपोनेंट दो तरीके के होते हैं, मैंने अभी बताया कौन कौन से, एक कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट, दो ना, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। तो वही लिखा बेटा, द मोल ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। मैंने बताया था अभी, जब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया तो मैंने ये बताया कि मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा सॉल्यूट के लिए अलग होते हैं और सॉल्वेंट के लिए अलग होते हैं। क्या वही चीजें लिखी है यहाँ पे, किसी का पार्टिकुलर नाम लिखा कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आर गिवन इन अ टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन, ये नहीं लिखा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे। उसने कहा कोई भी कंपोनेंट हो बेटा, किसी भी कोई भी कंपोनेंट हो प्रेजेंट इन द किसमें सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब किसके कंपैरिजन में बेटा, किसके कंपैरिजन में, मोल्स। और एक चीज बताऊं ना, एक चीज आपसे क्वेरी करूंगा मैं, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी, जैसे नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है केजी पर ग्राम इनवर्स होती है, वॉल्यूम पर उसकी होती है ग्राम पर मीटर इनवर्स होती है, इसकी क्या होगी। हाँ बेटा, इसकी यूनिट होती ही नहीं है, लेस यूनिट, लेस होती है, यूनिट लेस होती है। क्या लिखो बेटा, यूनिट लेस। क्यों, 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 अरे पागल, क्योंकि मोल्स अपने आप में खुद यूनिट है। अरे बेटा, मोल्स अपने आप में खुद यूनिट होता है। मोल्स जो आप यूनिट यूज करते हो या खुद ही अपने आप में यूनिट। अरे अभी पता नहीं पता क्या बेटा, मोल पर लीटर होता नहीं होता है, मोल पर लीटर होता नहीं होता है, ये मोल खुद ही एक यूनिट होता है बेटा अपना। तो इसमें लिखा है कि इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स। कैसे रेशियो, देखो अभी बता रहा हूं। जैसे मैंने किसी का लिया, जैसे मैंने एक्स लिखा, किसका बोला था, फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, कौन कौन से हो सकते हैं, सॉल्यूट, मैं लिख सकता हूं। और किसके कंपैरिजन में बेटा, मोल्स के। मोल्स अपने आप में खुद यूनिट है, और मोल्स को डिफाइन किससे करते हैं, किससे, स्मॉल एन से। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या बेटा, उसको किसके, किसका ले लें पहले, सॉलिड का सॉल्वेंट का, सॉलिड का, चलो मैं लिख दिया एक्स बी, क्लियर, एक्स बी बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मोल्स के कंपैरिजन में, मतलब एन अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, बी। जो यहाँ पे लेंगे वही लेंगे मोल्स के साथ। जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो बेटा, जिस कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाले वही को ऊपर रखोगे मोल्स के साथ। जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, उसी के साथ आप क्या रखोगे, मोल्स के साथ उसका नंबर रखोगे, अपॉन क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज द इक्वल टोटल रेशियो ऑफ द मोल्स। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखोगे, क्लियर। कोई यूनिट नहीं होती है, ना तो मैं यहाँ पे लीटर लिखूंगा, ना तो यहाँ पे केजी लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। और जब केजी वगैरह है ही नहीं तो मोल्स अपने आप में खुद ही यूनिट बन जाती है। इसलिए क्या होती है बेटा, यूनिट लेस होती है। कहाँ पे लीटर मीटर लिखा है, कहाँ पे कुछ लिखा है। अब सॉल्यूशन कैसा भी हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है भाई, लीटर हो चाहे केजी हो, कुछ भी हो। तो जब किस चलो बताओ, हो गया, नोट हो गया, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है सीधे। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करो यार। हाँ हाँ, मोल्स अलग निकालना पड़ेगा, वेरी गुड, ये क्वेश्चन बढ़िया किया तुमने।
इसमें मोल पहले अलग निकालने पड़ेंगे और मोल निकालने के बाद तब आप उसका सॉल्यूशन करोगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? मोबाइल स्विच ऑफ हो वाली चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। निकालो बेटा। हाँ मिटाए। चलो करो। अ सॉल्यूशन कंटेन, आवाज ना करना क्योंकि माइक है नहीं, आवाज ना करना, दे आवाज फटकेगी। अ सॉल्यूशन कंटेन, फटाफट ये क्वेश्चन करो, बस 2 टॉपिक बचे बस। अ सॉल्यूशन कंटेन 34.2 ग्राम 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज क्या होता है बेटा? C12H22O11। ये सुक्रोज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये भी इसमें काफी बच्चे जो उलझेंगे। हाँ बेटा कहाँ हाइड्रोजन भाई सभी लिखा है कि मैंने? हाँ H22। अरे सुक्रोज का फार्मूला नहीं जानते हो? आगे डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर का फार्मूला सब लोग जानते हैं, H2O। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इसमें एक चीज नहीं दी गई, अभी आपको एक चीज याद आ गई, वो लिख लीजिएगा, सुक्रोज एंड वाटर। नोट्स में नहीं भूल गया हूं, मैं था ही नहीं रहा होगा, अभी लिखे ही नहीं होंगे। एक चीज और याद आई, मोल्स में एक चीज और आप अच्छा कर सकते हो, वो जानते हो क्या? अगर आपको मोल्स का अपना खुद का आंसर सही देखना है तो याद रख लेना, कभी भी जब XA + XB करोगे, मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूट, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1। ये इंपॉर्टेंट टर्म लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना आंसर चेक करना है। अभी जो तुम करोगे ना, अभी अगर एक से ज्यादा किसी भी मोल्स का मोल फ्रैक्शन अगर एक से ज्यादा आगे समझो आपका आंसर गलत है, आपको बताना ही नहीं उसमें। ये वहां पे जहां भी मोल्स का टॉपिक है वहां पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगर किसी भी मोल्स का टर्म XA + XB के बराबर 1 से ज्यादा आ रहा है तो समझिए आपका आंसर गलत है। समझ गए? ये नोट कर लो। कभी भी सॉल्वेंट को मिलाने के बाद कभी एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आंसर आपका कभी सही माना जाएगा। नोट कर लो। चलिए आंसर करो, आएगा फटाफट आंसर बताओ। कहाँ लिखा भैया मोल फ्रैक्शन और का? कैलकुलेट द दिख नहीं रहा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सुक्रोज। अभी सब मोल फ्रैक्शन टॉपिक है पढ़ाए हैं, करो करो फटाफट करो। दो टॉपिक छोटे बचे, इवापोरेशन, वेपराइजेशन, बहुत ही छोटा टॉपिक है। आवाज क्या कर हो गया? कहाँ बेटा? ये C12H22O11। बस ये C है।
चलो चलो फटाफट 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 खोल दे क्या सारे खोल करा दूं नहीं खोल करा दूं आप खोल दे ABCD ऑप्शन दे क्या बताइए इसमें करवा दें 2 क्वेश्चन में देखिए कितने लोगों को सही आता है। चलिए क्या क्या है बेटा सुक्रोज और क्या है वाटर। चलो चलो
उसने क्या करना है, दोनों ऊपर पीछे पॉइंट पॉइंट है, पॉइंट पॉइंट हटा दो उसको, आप तो ऐसा डालेंगे, एक और आ जाओ, ज़्यादा आगे, चलो बेटा, आया कि नहीं आया, समझे कैसे आया, तुम लोगों को ऐसा आया, कौन सा है, एक भी आया नहीं आया, एक भी नहीं आया, कौन सा ए बी की सी डी, तुमने कैसे डिफाइन करी है सॉलिड टू सॉलिड, पहले यही चीज बता दो, पागल पागल हो क्या, इसमें कहाँ सॉलिड टू सॉलिड डिफाइन कर सकते हो तुम, मतलब एक्स बी आया है, मतलब मोल किसको माना, एक्स बी से किसको माना, एक्स बी एक्स किसको माना, जब पापा के कैसे आया, एक्स बी और एक्स कैसे आया, एक्स बी मान के बेटा एक बात बताना मुझे, यहाँ मुझे बात बताना, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक सुक्रोज है और एक वाटर है, तुम कैसे उसको सॉल्वेंट और सॉलिड कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये जरा मुझे बताना। मैंने एक क्वेश्चन उस दिन दिया था आपको, मैंने कहा था अगर पानी हो, पानी को आपने सॉल्वेंट माना, लेकिन अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो कैसे सॉल्वेंट मान सकते हो, एक क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर दोनों लिक्विड हो जाए तो कैसे सॉल्वेंट मान सकते हो, तो उसका बताया था मॉलिक्यूलर मास जिसका कम आएगा उसी को इंडिकेट करना, वही आएगा, तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि n बराबर क्या होता है, मास अपॉन क्या, मोलर मॉलिक्यूलर मास, उसको निकालो पहले, चलो मैं करवा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मुझे पता सभी कंफ्यूज होंगे, ये बता दे रहा हूँ, ठीक है, कोई मतलब नहीं, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा, क्या मतलब है, इसका आंसर यही आएगा 0.0196 एंड 0.9804, चलो मैं करवा रहा हूँ, चलो मैं ही करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, चलो वेट, ध्यान से देखो कैसे होगा, इधर देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है, इतना आसान 5 नंबर में अकेला क्वेश्चन आता है भैया, ये नहीं कह रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अकेले में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और ये सुक्रोज का ज्यादा ही पूछा जाता है, मैंने गूगल से ही निकाला है, मैं खुद ही निकाला वहां से। देखिए आपको पता है बेटा, आपको दो चीजें गिवन दी गई है, आपको गिवन दी गई बेटा, गिवन क्या क्या है बेटा आपको, सुक्रोज का मास पता है, सुक्रोज का क्या बेटा मास गिवन है कि नहीं है, और आपका क्या वाटर का, वाटर का भी मास गिवन है बेटा, क्या दिया गया है, इसका दिया गया 90, उसका दिया गया बेटा
34.2 बस इतना ही आपको गिवन है पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं दिया गया तुम्हें, समझ गए। आपको क्या निकालना बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालना। क्या निकालना बेटा, मोल फ्रैक्शन। और किसका निकालना है, मैंने बताया मोल फ्रैक्शन हमेशा दोनों का अलग होता है, एक सॉलिड और सॉल्वेंट का अलग होता है। अब अभी तुम्हें ये नहीं पता यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट क्या है, तो हमें क्या दिक्कत है भाई, सॉलिड सॉल्वेंट यहाँ थोड़ा फाइंड करने के लिए कह रहा है। यहाँ तो ये बोला है सुक्रोज का निकालो और किसका निकालो, वाटर का निकालो। मैं सुक्रोज का पहले सुक्रोज का चलता हूँ निकालने, इधर सुनो। अब अगर मैंने x लिखा, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन को x लिखा बेटा, किसका निकालूंगा मैं, सुक्रोज का निकालने चल रहा हूँ। मैंने एक तरीका बताया, जिस चीज का तुम सुक्रोज निकालने चल रहे हो उसी का नंबर आपका सुक्रोज लिख लेना। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या लिख लेना बेटा, टोटल सॉल्यूशन लिख लेना। अब आपको फंसोगे कहाँ पे, आपके पास मोल्स नहीं है बेटा, सुक्रोज का मोल्स नहीं है। तो मोल्स का मैंने एक फॉर्मूला बताया, n बराबर मास अपॉन गिवन मास, ये सब मैं छोटी क्लास में पढ़ा चुका हूँ। n बराबर लेक्चर नंबर 1 में जाके देखो, गिवन मास अपॉन बेटा क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ फाइंड करो तभी तो मोल्स पाओगे। अब देखो किसका निकाल रहे हो, मोल्स किसका निकाल रहे हो बेटा, सुक्रोज से पहले कर लेते हैं। यहाँ पे NS लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। NS बराबर गिवन मास कितना, सुक्रोज का मास कितना है 34.2, क्लियर, अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा H2 इसका सुक्रोज का C12H22O11, निकालो इसको। ये आएगा 144 प्लस ये आएगा 22 और 16 × 11 176 आ रहा है यहाँ पे 176। तो 144 176 और 22, 6 4 10 2 के 12 2 कैरी 1 7 8 9 9 1 10 4 14 4 कैरी 1 3 342 कितना बेटा, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 342। तो इसको मैं एक पॉइंट हटाया ऊपर, यहाँ पे क्या बना दूंगा नीचे जीरो, जो ऊपर से पॉइंट हटे डेसिमल हटे तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। अब आपको पता है 342 के बाद 0.1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा 0.1, इसका मोल्स क्या आएगा। तो n बराबर कितना मिला बेटा, NS बराबर कितना मिला 0.1। क्या मैं एक मिनट, ठीक है हाँ, N सुक्रोज कितना है बेटा, अब फिर से बात फंसती है एंटी। अब एंटी में तुमने क्या फंसेगा बेटा, सुक्रोज का तुमने निकाला है ना मास, सुक्रोज का तो निकल गया, अभी किसका बाकी है, वाटर। क्योंकि आपको पता है एंटी बराबर Na प्लस Nb होता है। अब एंटी यहाँ पे Na और B मतलब सॉलिड और सॉलिड को नहीं बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, सुक्रोज को, और किसको बताया जा रहा है, वाटर। तो मैं यहाँ पे A हटा करके एक जगह S लिख लेता हूँ और एक जगह B हटा करके सॉलिड सॉल्वेंट, हमें पता ही नहीं कौन सा होता है, हम क्या कर लेंगे यहाँ पे चुपचाप क्या लिख लेंगे H, वाटर को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं W, NW लिख लेते हैं। अब हमें पता बेटा NS तो निकल आ गया 0.1, लेकिन क्या अभी हमारे पास NW है, और जब बेटा NW नहीं है, हाँ वाटर NW नहीं है, तो क्या मैं यहाँ पे एंटी की जगह लिख पाऊंगा, क्या एंटी में टोटल होता है ना, एंटी तो ये फायदा नहीं करता है। अब NW निकालने के लिए सेम यही प्रक्रिया निभाओ फिर से इनका मास, क्योंकि N आपको यहीं पे आएगा, NS जैसे निकाला वैसे इनका निकालो, NW का निकालो, N वाटर का गिवन मास दिया गया है, कितना दिया गया है NW, गिवन मास कितना दिया गया है वाटर का 90, मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना था 18, H2O का कितना था बेटा 18, 8 2 और 8 2 16 16 18 पंचे 90, कितना बड़ा 90। NS का भी आ गया, अब NS का कितना है बेटा 5, तो मैं एक काम करूँ यहाँ पे 5 लिख लूँ, 5 0.1 बराबर कितना है, NT बराबर आ गया बेटा 5.1। अब हमारे पास NT भी मिल गया, अब मैं चुपचाप यहाँ पे रख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आंसर ये किसका निकाला तुमने, किसका निकाला ये सुक्रोज, किसका निकाला सुक्रोज। अब हमारे पास ये गिवन है बेटा, अब एंटी आपका गिवन है, अब वाटर का निकालना बहुत आसान है, वाटर का निकालो x वाटर बोले इसका मतलब n वाटर ऊपर भी रहेगा, जिसका क्योंकि दो आंसर आएंगे, n वाटर बराबर nt, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वाटर अभी निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर 18, कितना वो सॉरी कितना है 5, कितना है बेटा 5, अभी निकाले ना, कहाँ निकालिए देखिए 18 5 90, अभी एंटी NS निकाले हो यहाँ पे, ये NW निकाले हो, आया आपका 5 अपॉन एंटी कितना निकाले हो 5.1, इसको डिवाइड करो, इसका भी आंसर आएगा, लो वाटर और सुक्रोज दोनों का आंसर आपके पास, करो इसको डिवाइड करो, कितना है आंसर
अरे फोन का यूज कर लो, देखो कितना आंसर है, फोन में जल्दी बताओ, देखो एग्जैक्ट बताओ। 0.001 अरे देखो जल्दी और नीचे वाले का 0.98 जल्दी। हाँ वही बताया था ना, 0.01 ऊपर वाले का रुक जाओ 0.98 पूरा बताओ, 2-4 डिजिट पे बताओ, देखो क्या सही आ रहा नहीं आ रहा था, कितना है अंदर? 9.80 नीचे बड़ी डिजिट तो नीचे बड़ी डिजिट ऊपर छोटी डिजिट है, कैसे आ जाएगा पॉइंट में? 1 से ज्यादा आएगा ही नहीं, मोल से 1 से ज्यादा आएगा नहीं, मैंने बताया क्या? एक्स सुक्रोज प्लस एक्स वाटर करेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 से ज्यादा। 0.98 देखो 0.98 आया, 98 तक पहुंच गया लेकिन 1 नहीं आया, तो इसका मतलब किसका है बेटा? किसका निकाले वो? सुक्रोज पे कि वाटर का? 5.5.1 वाले का कितना आया? 98। चलो पहले वाले का, ये भी 0 पॉइंट में आएगा, 1 तो आएगा ही नहीं, 0.0 कुछ ही आएगा, लेकिन 1 से ज्यादा कितना आया? जल्दी करो जल्दी करो। अरे भैया ये लिखा है 0.1 0.019 है ना, ऐसा कुछ आएगा? अरे जो भी हो 986 कुछ भी हो, क्या 0 से आप ज्यादा आया, 1 से ज्यादा आया? तो बेटा अगर आपको आंसर पहचाना मोल फ्रैक्शन तो समझ जाना मेरा 1 आंसर या दिस इज आंसर राइट, करेक्ट आंसर आपका। हो जाएगा? घर पे जाओ बेटा ये प्रैक्टिस करो, बहुत हार्ड नहीं है, कंसेप्ट आप समझो बस। जाना इधर सुनो, घर पे एक बार फिर से इधर ध्यान दो सब सारे बच्चे, इसमें आपको 2-3 चीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इतना आसान नहीं होता है और बोर्ड में पेपर आएगा जरूर, क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन 2 चीजों का निकाला जाता है हमेशा, किसी एक पार्टिकुलर चीज का नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि हमेशा NT जो होता है वो Na प्लस बराबर NB होता है, और NT में Na प्लस NB आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो या तो उसमें सॉलिड सॉल्वेंट आपको बताए रहे, अगर नहीं बताए रहे तो जिसका बोलेंगे वहां पे Na की जगह सुक्रोज रख लेना, NB की जगह क्या रख लेना? वाटर रख लेना, उनका मोल निकाल लेना। मोल का फार्मूला मैंने बता दिया, N बराबर क्या होता है? मास गिवन मास अपॉन क्या? मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको दिया गया, जैसे इसमें सुक्रोज का 34 पॉइंट दिया गया है और इसमें वाटर का 90 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय उनके मॉलिक्यूलर मास H2O का और उधर उनके सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर दो, तो जब मोल से निकल आएगा दोनों को प्लस कर लेना, NT बराबर Na प्लस NB कर लेना, मतलब सुक्रोज प्लस क्या कर लेना? वाटर कर लेना। आंसर आपका आ गया 5.1 आ गया। देखो दोनों जगह मैंने NT 5.1 यहाँ भी रखा है और नीचे भी 5.1 रखा है, देखो 5.1 NT दोनों जगह कॉमन रहेगा। अब जिसका पूछा 0.1 उसका मास आया था और 0.5 उसका मास आया था, मोल्स आया था, दोनों का आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। समझे नहीं समझे? समझे? घर पे जाना एक बार रिवाइज करना, नहीं आएगा फिर से मैं बता दूंगा क्वेश्चन। क्लियर? चलिए आगे अपने टॉपिक पढ़ते हैं, बस बहुत ज़्यादा 10 मिनट में काम है बस। हाँ निकालो बेटा बस, इवेपोरेशन बस। नोट किया नहीं किया था? नोट किए थे? हाँ प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी है। कल आना का नहीं समझ में आएगा फिर से बता देंगे, ठीक है ना? और इवेपोरेशन डालो। इवेपोरेशन डालो बेटा। द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड, the conversion of liquid to a vapor is visible when the liquid boils food occurs under the other condition of the Belcourt, evaporation। चलिए
इवोपरेशन क्या बोला? द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड, किसका कन्वर्जन होता है बेटा इसमें? लिक्विड का। लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें बेटा? वेपर में। किसमें? वेपर का बनेगा जब उसके ऊपर कोई चीज पुट होगी, रखी होंगी, तभी आपका क्या होगा? वेपर। जैसे एग्जांपल में एक डायग्रामेटिक, ये आपका क्या है? वेसल्स है। वेसल्स कैसा रहेगा बेटा? क्लोज। क्या रहेगा बेटा? क्लोज रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगी बेटा? हीट। क्या रहेगी बेटा? हीट। जब यहाँ मैं यहाँ पे हीट दूंगा तो यही वाटर, जो पानी होते हैं, यही वाटर क्या करते हैं? इवापोरेट हो करके क्या करते हैं? इवापोरेशन मेथड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनती है बेटा? वेपर बनती है। क्या बनती है बेटा? वेपर। तो दिस इज अ लिक्विड एंड दिस इज अ वेपर। और यही मेथड कहलाता है क्या बेटा? आई होप सबको क्लियर होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ टॉपिक छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। बस इवापोरेशन समझ जाओगे। इवापोरेशन कुछ नहीं है सर, जब हम किसी भी वेसल्स में जब हीट देते हैं, वो गर्मी जब जाकर के पानी को जब बॉयल करती है, गर्म करती है, तो वो एक भाप के रूप में जाकर के क्या करती है? इस पिस्टन पर, ऊपर बंद हुए पिस्टन पर क्या करती है? अपना प्रेशर लगाती है। बस इसी को भी वेपर प्रेशर कर देंगे। बस यही इवापोरेशन समझ गए, इसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या? वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर क्या करता है? किसी भी चीज को क्या करता है? क्लोज, बंद करने में क्या करता है? बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे आप देखोगे जब गरम फूड को जब आप अपने टिफिन के अंदर बंद करते हो, गरम फूड को जब आप टिफिन किसी भी मेटालिक चीजों से बंद करते हो, तो वो टिफिन आसानी तरीके से खुलती नहीं है। ये किसका कारण होता है बेटा? वेपर प्रेशर का ही कारण होता है। मेरी बात समझे? आप कभी देखना मेटालिक चीजों में जो आप टिफिन लेके जाते हो, मेटल के, आपके प्लास्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात। प्लास्टिक में भी ऐसा ऑब्वियसली होता है, मैंने कभी देखा नहीं, बट उसमें लोहे की जो टिफिन होती है, आप उसमें गरम खाना लेके जाइए, और जैसे ही एकदम बस खाना गरम से निकलता हो और उसका वेपर भी ना बना हो, भाप भी ना निकला हो, और आप तुरंत बंद कर लीजिए उसे, और आप जब लंच में अपनी टिफिन खोलेंगे तो आसानी तरीके से खुलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि वो वेपर क्या क्रिएट कर लेती है? प्रेशर क्रिएट कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? प्रेशर। तो हमको प्रेशर देना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, तो वो टिफिन कहीं अचानक से क्या करती है बेटा? खुलती है। और खुलती है तो बहुत तेज से खुलती है। ये कारण होता है बेटा, वेपर प्रेशर का ही कारण होता है। समझ गए? तो वहां पे एक यूनिट आता है, ध्यान सुनिए, इसे ये समझाना चाहता था। वहां पे एक यूनिट आती है, उसका नाम है एटीएम। क्या नाम है बेटा? एटीएम। समझ गए? और एक चीज और होती है जिस पर होता है एसटीपी। क्या होती है बेटा? एसटीपी। और एक होती है एनटीपी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। अभी मैंने कल देखा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, इससे वेपर प्रेशर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं कल देखा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, बस याद रखिए ना, एटमॉस्फेरिक, वही जो एटीएम को बोलते हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हो। एटीपी एनटीपी ऐसे कुछ बोलते हो, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे क्या लगता है? एटमॉस्फेरिक मतलब वहाँ बाहर का तापमान और अंदर के तापमान को क्या कर लेता है? वो कन्वर्ट करके, कन्वर्जन करके एक प्रेशर बना देता है, उसी का नाम पड़ जाता है वेपर प्रेशर बन जाता है। इट इज क्लियर? उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे बनता है। चलिए वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ फटाक से। मिटाइए से, नोट करो फटाक से। नोट हो गया? चलिए लास्ट हेडिंग आज की वेपर प्रेशर। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर आएगा तो देखते हैं, अगर क्वेश्चन बनता होगा तो। वेपर प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो फटाफट, एंड एट, लेकिन किस अवस्था में होना चाहिए बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम समझते हो सब लोग? इक्विलिब्रियम नहीं मतलब समझते हो? बराबर बेटा, नोट कर लो। बराबर। क्या? बराबर, नोट कर लो। इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर जनरली किसके लिए होती है बेटा? लिक्विड टू गैस। किसके लिए होती है बेटा? लिक्विड एंड वेपर फेज के लिए। वेपर फेज, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, द प्रेशर exerted by the exerted by the vapor is known as vapor pressure। नोट करो।
नोट करो फटाफट। तो वेपर प्रेशर के लिए कौन सी अवस्था होनी चाहिए बेटा? इक्विलिब्रियम। क्या? इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है, वो जगह होती है जहाँ पे क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपके अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? बराबर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इनर प्रेशर, इनर अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा? स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट आर जनरली किसके लिए होता है? आमतौर से किसके लिए होता है बेटा? लिक्विड एंड वेपर के लिए होता है। लिक्विड जब क्या करती है, वेपर अवस्था में जाती है, तभी उसी फेज को क्या बोलते हैं? और सुनिए, जब लिक्विड टू वेपर बने, और समझ लीजिए जब आपका एक एक्सल्टेड, एक्सल्टेड का मतलब लगाना, एक्सल्टेड का मतलब लगाना, क्या लगता है वहाँ पे? प्रेशर निकलता है, प्रेशर आता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। बस आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। एग्जाम्पल में आपका फिर से पिस्टन क्या रहेगा बेटा? बंद। क्या रहेगा इसमें भी आपका? तभी ऊपर इसमें क्या समझ लो, वेपर प्रेशर आसान है। पिस्टन बंद रहेगा, यहाँ पे आपके रहेंगे लिक्विड, क्या रहेंगे बेटा? लिक्विड। मैं यहाँ पे हीट करूंगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। किस पे? एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं एक हीट करूंगा, और जब ये हीट होकर के, जब ये पानी इवोपरेट हो करके जा करके यहाँ पे इस पिस्टन पे वेपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? वेपर। और ये वेपर के बीच में लगने वाला प्रेशर जो होता है, लगने वाला प्रेशर जो होता है, उसको उसी को क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेपर प्रेशर। इन दोनों वेपर के मॉलिक्यूल्स के पिस्टन से और बर्तन के इनर पार्ट से बाहर के पार्ट से जो लगने वाला प्रेशर होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जिसको हम डिफाइन करते हैं एटीएम से ही डिफाइन करते हैं। अभी देखा मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप नोट कर लीजिए, एटीएम से होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉपिक यहाँ पे होता है बेटा आपका खत्म। कल स्टार्ट करेंगे। 2 टॉपिक और बचे। एक बचे राउट्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है बहुत। वो भी राउट्स लॉ भी क्या किसके लिए होता है? लिक्विड टू लिक्विड के लिए ही होता है, समझ गए? उसके लिए पढ़ेंगे। और एक लास्ट बचा आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बस आपका चैप्टर कल होता है फिनिश। क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे फिर क्लास 9 के लिए मोशन चैप्टर। ना डाउट है? ये तो चैप्टर है। चलिए, लेक्चर समझ में आया सर? और सब लोग जाके मोल सेक्शन वाले सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करके आओगे, कल चेक करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, टाटा, बाय बाय।